Hello everyone, welcome to back MC Study CSS platform. I hope you are doing well. As you know very well कि हमने जो है इंटरनेशनल रिलेशंस, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स की सीरीज को स्टार्ट किया हुआ है जो आपके 2026 के लिए और पीएमएस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, हम जो डेली बेसिस के ऊपर डिस्कस करते हैं। आज जो बेसिकली हमारा टॉपिक है आपको पता है और आपने नोट्स भी बनाए होंगे, आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा भी होगा इसके ऊपर। हम देखेंगे इसको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से किस तरह क्वेश्चन आ सकता है, कहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है, कहाँ कहाँ पे जो हम इसका एज ए रेफरेंस यूज कर सकते हैं। डीडॉलराइजेशन अगर सबसे पहले देखा ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, ऐसे के पेपर के, तो यहाँ पर जो है डीडॉलराइजेशन के ऊपर ऐसे के चांसेस हैं आने के। अगर यहाँ पर नहीं भी आता तो यहाँ पर अगर मल्टीपोलैरिटी या मल्टीलैटरलिज्म के ऊपर भी आता है तो डीडॉलराइजेशन को यहाँ पर हमें एज ए रेफरेंस कोट करना पड़ेगा। इसी तरह अगर हम पाकिस्तान अफेयर की बात करें या हम बात करें करंट अफेयर की बात करें या इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करें, वहां पे अगर क्वेश्चन आ जाता है मल्टीपोलैरिटी, मल्टीलैटरलिज्म पे आ जाता है, रीजनलाइजेशन के ऊपर आ जाता है। ठीक है, तो अगर इन चीज़ों को यहाँ पर अगर देखें, ग्लोबलाइजेशन को कोई चीज़ चैलेंज कर रही है तो इस चीज़ को हम देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर हम एज ए रेफरेंस इसको यूज कर सकते हैं। तो आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट अप्रोच के साथ और बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव अप्रोच के साथ इसका हम एनालाइज करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका टॉपिक है। सबसे पहले जो हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं, सबसे पहले हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखेंगे कि डॉलर का हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है। ठीक है, सबसे पहले हमें ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। दूसरा फिर हम यहाँ पर ये देखेंगे कि आज दुनिया में जो रिजर्व बचे हैं जो डॉलर के, वो कितने बचे हैं, डे बाय डे डिक्लाइन क्यों हो रहे हैं। ठीक है, इसकी वजह भी आपको पता है। उसके बाद हम इसके बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे। ठीक है, इसके पीछे की ड्राइवर्स बिहाइंड द डीडॉलराइजेशन वो डिस्कस करेंगे। ऐसे कौन से मैकेनिज्म है जो बेसिकली डॉलर डोमिनेंस को जो चैलेंज कर रहे हैं। ठीक है, अगर ये डीडॉलराइजेशन हो जाती है और आ जाती है तो यहां पर देखेंगे इसकी वजह से चैलेंजेस क्या क्रिएट हो सकते हैं, रिस्क क्या क्रिएट हो सकते हैं, इस चीज को देखेंगे। उसके बाद डीडॉलराइजेशन का जो इम्पैक्ट है यूएसए के ऊपर क्या पड़ रहा है, ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर क्या है। ठीक है, इस चीज को देखेंगे। यहां पर किसने इसकी फाउंडेशन रखी, इस चीज को भी हम यहां पर इसको डिस्कस करने वाले। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ विदाउट वेस्टिंग टाइम। सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करेंगे इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। सबसे पहले हम देखेंगे यहां पर कि जो यूएसए के आजाद होने से पहले जो यहां पर करेंसी यूज की जाती थी वो बेसिकली आपकी थी स्पेनिश सिल्वर डॉलर। किसको क्या बोला जाता है, इसको स्पेनिश सिल्वर डॉलर इसको बोला जाता है। ठीक है, और इसको 8 पार्ट में जो है वो डिवाइड किया गया था। कितने 8 पार्ट में जो है इसको डिवाइड किया गया और ये कब हुआ था, बिफोर इंडिपेंडेंस ऑफ यूएस। ठीक है, उसके बाद यूएसए ने यहां पर जो है वो कह लिया अपने इंडिपेंडेंस हासिल कर ली। तो यहां पर क्वीन एज एक्ट 1792 के अंदर 1792 के अंदर यूएस डॉलर जो है वो यूएसए के अंदर इंट्रोड्यूस करवाया गया। अगर दुनिया के अंदर करेंसी देखे जाए तो यूएस ऑलमोस्ट 20 टू 25 जो है वो डॉलर जो है वो यूज हो रहे हैं। आपके कैनेडियन डॉलर भी है, ऑस्ट्रेलियन डॉलर भी है, तो इस तरह यूएस डॉलर भी है। तो हम यूएस डॉलर को हम यहाँ पर देखेंगे जो इंटरनेशनल जो है वो रिजर्व्स जो है वो रखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पर देखा जाए तो 1900 के अंदर यहां पर जो इसकी जो इक्विवेलेंस थी वो बेसिकली यहां पर सिल्वर के इक्विवेलेंस थी। ठीक है, किसके, सिल्वर के। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या हुआ ना, गोल्ड स्टैंडर्ड एक्ट 1900 यहां पर 1900 के अंदर इसको क्या कर दिया गया, गोल्ड को बेसिकली डॉलर को गोल्ड के साथ लिंक कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ, फ्रॉम 1934 से लेकर इक्विवेलेंस टू गोल्ड वाज रिवाइज टू $35 पर ट्रॉय ऑन्स। अब पर ट्रॉय ऑन्स का मतलब क्या होता है, 1 ऑन्स एंड फाइन गोल्ड। ठीक है, 1 ऑन्स एंड फाइन गोल्ड, और इसकी कितना वेट बनता है, बेसिकली 31.1 ग्राम्स बनता है। और ये कितना इक्वल होता है, इसके $35 के ये इक्वल होता है। ठीक है, यहां पर हम नेक्स्ट चलते हैं। फिर यहां पर क्या होता है कि डॉलर को फिर मजीद डिवाइड कर दिया गया 100 सेंट के अंदर। ठीक है, अब यहां पर देखते हैं जो यूएसए का जो नोट आया डॉलर का वो कब इंट्रोड्यूस करवाया गया, इस चीज को हम यहां पर देखते हैं। वो इंट्रोड्यूस करवाया गया आपका 1913 के अंदर, 1913 के अंदर जो है इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया जो है नोट को। ठीक है, प्रॉपर नोट को। ठीक है, अब यहां पर बात यह है कि अब वर्ल्ड वॉर 2 होती है, वर्ल्ड वॉर 1 होती है, वर्ल्ड वॉर 2 होती है। वर्ल्ड वॉर 2 होने के बाद एकदम से जो है डॉलर की डोमिनेंस बढ़ गई। अब हुआ क्या कि इंटरनेशनल ट्रेड के लिए, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए
और उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के लिए डॉलर यूज किया जाने लगा। इसी तरह जो है इसके जो बैंक के अंदर रिजर्व जो है वो बढ़ते गए। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट जो है हमारे पास, देखते हैं कि यहां पर इसके रिजर्व कितने बचे हैं। ठीक है, अब देखा जाए यहां पर डॉलर ग्लोबल डोमिनेंस टुडे देखा जाए तो 70% था यहां पर रिजर्व शेयर। 2001 के अंदर कितना था, 70% था। लेकिन आफ्टर 2 डेकेड इसको देखा गया कि यहां पर जो डॉलर की जो वैल्यू है परसेंटेज वो कम होती जा रही है। तो कितनी बची अभी यहां पे, 57% बची है 2024 के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यहां पर बात की जाए तो एक ही कह ले के करेंसी है रिजर्व जो सबसे ज्यादा है डोमिनेंट, वो कौन सी आपकी, वो आपकी डॉलर। ठीक है, अब ये तो हो गए इसके डोमिनेंट्स। ठीक है, यहां पर कितने रिजर्व्स बचते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं यहां पर नेक्स्ट चलते हैं कि डी डॉलराइजेशन क्या चीज होती है, इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। देखें, आप डी डॉलराइजेशन डायरेक्ट यहां पर जो है वो उसको जो है वो डील नहीं करेंगे ना। अगर वहां पर ऐसे का टॉपिक आता है या मल्टीपोलैरिटी की तरफ आता है तो यहां पर आपको डॉलर की डेफिनेशन देनी पड़ेगी कि सॉरी डी डॉलराइजेशन की आपको डेफिनेशन देनी पड़ेगी कि डी डॉलराइजेशन क्या होती है। ठीक है, यहां पर डेफिनेशन दोगे देन जो है वो चेकर को जो है यहां पर क्लैरिटी आएगी। ठीक है, यहां पर देखा जाए डी डॉलराइजेशन जो बेसिकली क्या करती है, यहां पर रिलायंस जो करती है रिडक्शन ऑफ रिलायंस, जो यूएसए डॉलर जो रिलायंस है जो उसकी डिपेंडेंसी उसको कम करती है। कहां पर करती है, सबसे पहले इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर करती है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन जितनी होती है उसके अंदर जो इसकी डिपेंडेंसी कम करती है। थर्ड वन ये है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, यहां पर जो है वो इसके जो डॉलर की डिपेंडेंसी या डोमिनेंस उसको कम करते, तो इसको क्या बोला जाता है, डी डॉलराइजेशन। अब कैरेक्टरिस्टिक्स अगर बात की जाए तो ये ड्राइव एंड डी डॉलराइजेशन कहां से आई, बेसिकली एकदम से जो पॉलिटिकल जो शिफ्ट आया है, जो रीजनलाइजेशन की तरफ जो दुनिया गई है, या कह लें कि यहां पर मल्टीपोलैरिटी की अगर बात करें, मल्टीलैटरलिज्म की बात करें, तो यहां पर इसकी वजह से हुआ। इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन एकदम से आई, हर कंट्री जो इमर्जिंग इकोनॉमीज जो डे बाय डे बढ़ रही हैं। उसके बाद एफर्ट्स टू रिड्यूस वल्नरेबिलिटी यूएस डॉलर, यहां पर देखा जाए तो यूएसए की जो मॉनेटरी पॉलिसीज है बायसनेस उसके अंदर नजर आई, यूएसए ने सैंक्शंस लगाए उसकी वजह से भी आए। उसके बाद रिफ्लेक्ट स्ट्रक्चरल चेंजेस इन ग्लोबल करेंसी, जब ग्लोबल करेंसी स्ट्रक्चरल उसके अंदर जो चेंजिंग है उसने भी रिफ्लेक्ट किया डी डॉलराइजेशन को। ठीक है, अब हम चलते हैं यहां पर जो की ड्राइवर्स क्या है इसके पीछे डी डॉलराइजेशन के, इस चीज को हम सबसे पहले अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, अगर यहां पर देखा जाए ड्राइवर्स कौन कौन से, सबसे पहले देखा जाए ये बस वाले ड्राइवर नहीं बात कर रहे, ठीक है, ये ड्राइविंग फोर्स बात कर रहा है ना। हम यहां पर बात कर रहे हैं जियो पॉलिटिकल टेंशन, सबसे पहले बात करेंगे जियो पॉलिटिकल टेंशन क्या है। अब देखो दुनिया जो है ना मल्टीपोलैरिटी की तरफ जा रही है, रीजनलाइजेशन बढ़ रही है आपकी, मल्टीलैटरलिज्म की जो आपका बढ़ रहा है। ठीक है, उसके बाद आपका ग्लोबलाइजेशन तो ऑलरेडी बढ़ा हुआ है। ठीक है, यहां पर देखेंगे कि जो यूएसए क्या कर रहा है, यहां पर जो अपने टैरिफ पॉलिसीज है उसको क्या करता है, डे बाय डे चेंज करता रहता है। आपको पता है रिसेंटली जो है यूएसए और चाइना के दरमियान में ट्रेड वॉर लगी रही है। ठीक है, एक दूसरे ने क्या किया, कंट्री ने उसके रिएक्शन में ज्यादा से ज्यादा टैरिफ्स लगाए। अभी रिसेंटली जो देखा गया जो यूएसए और इंडिया के दरमियान में, तो यहां पर यूएसए ने जो है 25% से बढ़ाकर 50% जो है वो टैरिफ्स लगाए यहां पर, किसने, यूएसए ने। ठीक है, अब इंडिया के रिएक्शन में लगाए इन्होंने। उसके बाद अब बात करेंगे ऑल्टरनेटिव पावर्स। अब आपको पता है कि इमर्जिंग इकोनॉमीज डे बाय डे बढ़ रही हैं, उसके अंदर आपका चाइना आता है, रशिया आता है, जापान तो है ऑलरेडी। उसके बाद अगर इंडिया की बात करें यहां पर, तो ये इमर्जिंग इकोनॉमीज में आ रहे हैं। तो ये क्या कर रहे हैं कि अपनी करेंसी की जो वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, अपनी ये बोल रहे हैं कि हमारे लोकल करेंसीज को जो है ग्लोबल मार्केट्स के अंदर जो है उनको एक्सेस हासिल होनी चाहिए। ठीक है, उनकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए। उसके बाद हम बात करें ट्रेड अलाइनमेंट से बात करें, ब्रिक्स अगर सबसे अगर पहले देखा जाए ब्रिक्स के कंट्री कौन से हैं, ब्राजील है आपका। ब्राजील ने भी अपनी करेंसी में जो है वो नेबर कंट्रीज के साथ जो है वो ट्रेड की है, तो यहां पर भी डी डॉलराइजेशन हुई है। चाइना ने जो अपने यॉन करेंसी के अंदर भी नेबरिंग कंट्रीज के साथ जो है वो की है, ट्रेड की है, तो इसको भी यहाँ पे डी डॉलराइजेशन इंडिया ने भी की है। इस तरह रशिया भी अपने नेबरिंग कंट्रीज के साथ कर रहा है। उसके बाद टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन आई है, सेंट्रल बैंक डिजिटल, यहाँ पर आप जो ट्रांजैक्शंस होती है हम ऑनलाइन जो है वो डॉलर की डिपेंडेंसी हमें नहीं रहनी पड़ती, हम जो है वो करेंसी के अंदर जो है ट्रांजैक्शन कर देते हैं। तो ये भी एक बड़ी कह लें कि यहाँ पर
चेंज आए। ठीक है, यहां पर देखेंगे मैकेनिज्म कौन कौन से हैं जो डॉलर के डोमिनेंस को चैलेंज करते हैं। ठीक है, ऐसे कौन से मैकेनिज्म है जो डॉलर के जो है वो डोमिनेंस को चेंज करता है। सबसे पहले देखेंगे करेंसी बास्केट सेटलमेंट। करेंसी बास्केट सेटलमेंट का मतलब होता है जब मल्टीपल करेंसीज यूज की जाती हैं इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर, उसको बोला जाता है इंप्लॉइंग मल्टीपल करेंसी टू सेटल इंटरनेशनल ट्रेड। रेड्यूसेस क्या करता है, डॉलर की डिपेंडेंसी को क्या करता है, रिड्यूस कर देता है यहां पर। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसीज है। ठीक है, अब 130 कंट्री 130 कंट्री ने एक्टिवली एक्सप्लोरिंग सीबीडी, यहां पर सेंट्रल बैंक डिजिटल टू रेवोल्यूशनाइज क्रॉस बॉर्डर पेमेंट्स एंड फंडामेंटली रिड्यूस रिलायंस ऑन ट्रेडिशनल डॉलर बेस्ड सिस्टम को यहां पर रिड्यूस कर दिया है। तो ये सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ने बहुत ज्यादा अपना रोल प्ले कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद ऑल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम अगर देखा जाए तो रशिया और चाइना जो अपना जो है वो पेमेंट सिस्टम, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया, जो फ्री डॉलर जो है वो कह ले कि आप ट्रांजैक्शन यहां पर कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहां पर गोल्ड रिजर्व एक्यूमुलेशन की बात की जाए, गोल्ड की, तो यहां पर जो सेंट्रल बैंक के अंदर थे जो वो सबसे पहले किसके ज्यादा रिजर्व थे, बेसिकली आपका डॉलर के, गोल्ड का ना। लेकिन अब क्या हुआ कि जो दूसरी करेंसीज हैं उनकी वैल्यू भी वहां पर बढ़ रही है, गोल्ड के जो है ना वो भी कंपैरेटिवली बढ़ रहा है उधर, तो यहां पर रिजर्व जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। ठीक है, दूसरे कंट्रीज के भी। ठीक है, यहां पर बात करेंगे अगर चैलेंजेस एंड रिस्क एंड डीडॉलराइजेशन, अगर डीडॉलराइजेशन हो जाती है तो इसकी वजह से चैलेंजेस क्या आ सकते हैं, रिस्क क्या आ सकते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां पर, तो यहां पर अगर देखा जाए सबसे पहले तो आपकी करेंसी ही डिसाइड नहीं है कि किस करेंसी के अंदर जो है आप ट्रेड करेंगे, अनडिसाइडेड जो करेंसी है। ठीक है, यहां पर। ठीक है, उसके बाद आपका प्रॉपर बैंक नहीं है, यहां पर प्रॉपर बैंक जो है वो इसको डील करने के लिए नहीं है अभी तक, एक चीज ये भी है। अब होगा क्या, हर कंट्री ये चाहेगा, हर स्टेट चाहेगा कि मेरी करेंसी जो लोकल करेंसी है उसको ग्रोथ हो। ठीक है, वो जो है ग्लोबल मार्केट तक उसकी एक्सेस हो, हम अपनी करेंसी के अंदर जो है वो यहां पर क्या करेंगे, ट्रेड करेंगे। ठीक है, अपनी करेंसी को आगे बढ़ाएंगे, इंटरनेशनल लेवल तक लेकर जाएंगे, जैसे डॉलर है आपका, पाउंड है। ठीक है, तो इसी तरह जो है हम भी जो है अपनी करेंसी को बूस्ट अप करना चाहेंगे, तो हर कंट्री यही चाहेगा कि हमारी लोकल करेंसी के अंदर ट्रेड हो। ठीक है, यहां पर कॉस्ट ट्रांजैक्शन अगर डिसाइड ही नहीं हो पाएगा कि किस करेंसी के अंदर हम ट्रेड कर रहे हैं, तो कैसे जो है वो यहां पर तो फिर डिस्प्यूट क्रिएट होगा, फ्रिक्शंस क्रिएट होंगी यहां पर, तो जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो वो भी बड़े एक्सपेंसेस होंगे, यहां पर उसके भी एक्सपेंसिव होंगे, टेक्निकली जो है कॉम्प्लेक्सिटीज का जो नजर आएंगी यहां पर। उसके बाद है मार्केट वॉल्टिलिटी, एकदम जब ग्लोबल मार्केट के अंदर मल्टीपल करेंसीज आएंगी तो फिर वहां पर क्या होगा, फ्रिक्शन, तजाद वहां पर शुरू होगा, यहां पर डिस्प्यूट क्रिएट होगा, यहां पर क्राइसिस जो है वो बढ़ जाएगा, और फिर क्या होगा, यहां पर पता नहीं चलेगा कि किसके ऊपर हम ट्रस्ट करें, किस करेंसी को हम एक्सेप्ट करें। ये जो है फिर दौड़ यहां पर लग जाएगी इंटरनेशनल मार्केट्स के अंदर। हर कंट्री तो चाहेगा कि मेरी लोकल करेंसी के अंदर ट्रेड होनी चाहिए। ठीक है, लेकिन यहां पर फिर ये मल्टीपल जब मिलेंगे तो यहां पर फिर क्लैश स्टार्ट हो जाता है, जियोपॉलिटिकल फ्रिक्शन बढ़ जाएगा, का यहां पर जियोपॉलिटिकल टेंशन बढ़ जाएगी कि दुनिया का हमारी करेंसी के अंदर जो है हमारी लोकल करेंसी के अंदर जो है वो ट्रेड होनी चाहिए, ताकि हमारी जो इकोनॉमी स्ट्रांग हो। ठीक है, जो डेप्रिसिएशन हो रही है वो कम हो जाए, डीवैल्यूएशन जो करेंसी की हो रही है वो कम हो जाए, तो इस तरह क्या होगी कि जियोपॉलिटिकल में एकदम से टेंशन यहां पर क्रिएट हो जाएगी। इंस्टीट्यूशनल इनर्शिया देखा जाए तो यहां पर प्रॉपर बैंक नहीं है जो करेंसीज को डील करेगा, जो कौन सा बैंक है या जो इसको डील करेगा, या ऐसी कौन सी करेंसी है जो सही एक्सेप्टेंस है, ट्रस्ट किया जा सकता है कि ये करेंसी जो वैल्यूएबल है इसके अंदर ट्रेड की जाए। ठीक है, अब ये जो है रिस्क जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने ये लाजमी मेंशन करने हैं। ठीक है, डीडॉलराइजेशन की आप बात तो बड़ी करते हैं, डीडॉलराइजेशन होनी चाहिए, डीडॉलराइजेशन, उसके जो है चैलेंजेस भी बहुत सारे, रिस्क भी बहुत सारे, क्योंकि उसके लिए कोई प्रॉपर मैकेनिज्म नजर नहीं आ रहा। ठीक है, यहां पर बात करेंगे इसका इंपैक्ट जो पड़ा है यूएसए के ऊपर। अब यूएसए के ऊपर अगर देखा जाए पोटेंशियल डॉलर की जो है वो डेप्रिसिएशन हुई, अभी हमने पीछे देखा कि 70% जो रिजर्व थे 2001 के अंदर, अब वो 57% आकर बचे, क्योंकि उस सेंट्रल बैंक के अंदर क्या हुआ, गोल्ड के जो है वो बढ़ रहा है, दूसरे करेंसीज के वैल्यू के बराबर है। ठीक है, यहां पर देखा जाए, उसके बाद जो ट्रेजरी जो हेजमोनियक बिहेवियर है,
जो कह लें कि डॉलर का डोमिनेंस है वो कम होगा। यहाँ पर ग्लोबल इकोनॉमी में देखा जाए तो फंडामेंटल शिफ्ट इन पावर डायनामिक्स है टूवर्ड्स मल्टी पोल करेंसी सिस्टम जो है यहाँ पर शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर हर देश चाहेगा, हर कंट्री चाहेगा, स्टेट चाहेगा, कंट्री चाहेगा कि हमारी लोकल करेंसीज के अंदर बेसिकली ट्रेड होनी चाहिए, फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होने चाहिए। तो इमर्जिंग इकोनॉमीज आपको पता है चाइना है, अब यहाँ पर चाइना आ जाता है तो फिर इंडिया है आपका, उसके बाद यहाँ पर ठीक है, उसके बाद आपका रशिया भी है आपका। ठीक है, अब ये लोग कहेंगे कि हमारे यहाँ पर जो है ना वो बेसिकली यहाँ पर ट्रेड होनी चाहिए। अब आप फिर से यहाँ पर डिस्प्यूट करिए, तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ये चीज जो है वो ज्यादा यहाँ पर मल्टीपोलरिटी की तरफ जो दुनिया जा रही है, मल्टीलैटरलिज्म और रीजनलाइजेशन डे बाय डे बढ़ रही है। ठीक है, इंक्रीज ट्रांजैक्शन कॉस्ट ड्यूरिंग ट्रांजिशनल पीरियड, अब इसके अंदर कॉस्ट भी बढ़ेगी। ठीक है, कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। अब कौन सी करेंसी कितनी वैल्यू है उसकी कैसे डिसाइड होगा, तो उसकी वजह से फिर कॉस्ट भी जो है वो बढ़ती जाएगी और पता नहीं चलेगा कि किसकी जो है वो कितनी कॉस्ट है। ठीक है, तो ये हमारे पास आज डी डॉलराइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट, आई होप कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। ठीक है,